भारत का नाम आते ही पाकिस्तान के दो चर्चित विश्लेषक कमर चीमा और साजिद सरार एक बार फिर बेचैन नजर आते हैं। अफगानिस्तान की बदलती हकीकत हो या भारत की बढ़ती कूटनीतिक पकड़, दोनों मुद्दों पर उनकी नाराजगी साफ झलकती है। जिस भारत को कभी कमतर आंकने की कोशिश होती थी, आज उसी भारत की बढ़ती वैश्विक आंख पर पाकिस्तान के स्टूडियो में लंबी बहस हो रही है। आखिर भारत की कामयाबी ने इन दोनों को इतना असहज क्यों कर दिया? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जो कि पाकिस्तान समझता है कि एनपीटी की वायलेशन है, बिकॉज इंडिया एनपीटी का न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। डॉक्टर साहब जरा डीएनए से हैं, ये तालिबान कहते हैं हमारा इंडियन डीएनए, वो हम परेशान हो गए सर सुन के। चीमा साहब वजीर ज़राअत, और अफगानिस्तान के अंदर ज़राअत सिर्फ जो डोडो की होती है, अफीम की, दूसरी जो ज़राअत होती थी सिर्फ वो कोकेन और इस तरह की ज़राअत। और उनके अफगान मिनिस्टर है, नाम है मौलवी अताउल्ला उमरी। उन्होंने कहा जी हम कुंभ के मेले में गुम हो गए थे दो भाई। मैं अफगानिस्तान चला गया था, मुझे ले गए थे वो उठा के, और दूसरे भाई कहते मैं वापस आया हूँ। जब एयरपोर्ट पे उतरता गया हूँ तो वजीर खारजा मिले तो मैंने पहचान लिया, भाईजान भाईजान आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरा नाम मौलवी अताउल्ला उमरी है। और उन्होंने कहा हमारा खून एक है, हमारा डीएनए एक है। दर हकीकत डॉलर एक ऐसी चीज है चीमा साहब, ऐसी चीज है कि जिसके अंदर बहुत ताकत, बहुत ताकत। 40 साल हमने इनको अपना दूध पिलाया। मौलवी अताउल्ला उमरी के जो पिछले लोग होंगे वो सारे पाकिस्तान के पढ़े लिखे हैं, ये यहीं पे मदरसों में होते थे। आज ये कहते हैं कि हमारा खून एक है, और भाई सोमनाथ के मंदिर की चीजें जो उठा के ले गए थे वापस कर जाओ, वो वापस दे दो। चले सोमनाथ के मंदिर से एक और भी आया कि पिछले दिनों कुछ मंदिर के ऊपर जो चढ़ावा चढ़ता है उस पर भी खुर्द बुर्द हुई है। उसके बारे में लोगों ने मुझे मीम भेजे कि सोमनाथ के भाई अब तो मंदिर लूटने के लिए मुसलमान अफगानी नहीं आते, अब तो खुद ही लूटे जा रहे हैं, मंदिर खुद ही डाके मार रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खबर पिछले दिनों में चली है कि राम मंदिर के पैसों में भी खुर्द बुर्द हुई है। चलें कोई नहीं, लेकिन मुबारकें आपको मुल्ला अताउल्ला उमरी मिल गए हैं। लेकिन जिस दिन आप डॉलर बंद करेंगे फिर देखेंगे हम क्या ये आपके साथ क्या करते हैं, फिर देखेंगे। हमने 40 साल तजर्बा किया है, अब आपकी बारी है, आप संभालें इनको। Congratulations for such a successful foreign policy, such a success. I was shocked, मैं shocked था चीमा साहब कि वजारत ज़राअत जिसका फॉरेन ऑफिस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, और उसको डॉक्टर जयशंकर साहब ने गले लगाया है। किस मुंह से? अब ये आप खुद अंदाजा लगा लें। और एग्रीकल्चर मैंने बता दिया है कि वहां पे स्वाय हीरोइन, स्वाय पापी सीड, स्वाय पापी की उनकी कोई एग्रीकल्चर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कल वैसे गूगल किया तो पुरानी खबरें आ गई, जिसमें यही मेरे भाईजान जो आरएसएस के ये जो लोग हैं, ये उनको दहशत गर्द, उनके बारे में अल्फाज सामने आ गए। मैं अब क्या उनको बताऊं, लेकिन दुख की बात है। चलें, कुंभ के मेले में दो भाई गुम थे, वो मिल गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आज क्या है? आज के दुनिया के अंदर दो बड़ी शख्सियत जो फौत हो गई हैं। एक तो लिंडसे ग्राम 71 साल के थे, उनके बारे में फॉक्स ने कहा है कि डिफेंडर ऑफ द फ्रीडम। और दूसरा उन्होंने तो जानदार की तस्वीर हराम है, और ये मौदूदी साहब ने भी कहा था कि फोटोग्राफी जो है हराम है रसाइल व मसाइल में। तीसरे नंबर पे आपने कहा कि लाउड स्पीकर पर अजान और नमाज हराम है, ये भी फतवा पहले दिया जाता था, अब नहीं दिया जाता। और मुश्ताक यूसुफी जो हमारे बहुत बड़े ह्यूमरिस्ट थे, उन्होंने लिखा था कि पहले मौलवी कहते थे कि लाउड स्पीकर में शैतान बोलता है, हम नहीं मानते थे। अब हम भी यही कहते हैं मगर मौलवी नहीं मानते। उसके बाद आपने नहीं साहब नंबर 4 पे कहा कि आज़ा का अतिया देना यानी आर्गन को डोनेट करना वो हराम है, और बाज के नजदीक खून का अतिया देना, डोनेटिंग ब्लड इज आल्सो हराम। और ये गुजरावाला के एक मौलवी साहब थे, अबू दाऊद सादिक, वो आखिरी उम्र तक मेरे ख्याल में इसी फतवे पे कायम थे, और वो कहते थे
ब्लड डोनेशन जो है ना वो हराम है, और हदीस कोट किया करते थे कि जी खून में शिफा नहीं है। फिर आपने ये लिखा कि टीवी, सिनेमा और फनून लतीफ़ा को भी हराम करार दिया गया, शेव करना को भी हराम कहा गया, और अफगानिस्तान में उस पर अमल भी हो रहा है और शेव करवाने वालों को सजाएं भी मिलती हैं। फिर नंबर 7 पे आपने कहा कि औरत का घर से बाहर निकलना हराम करार दिया गया था। फिर 8 पे आपने कहा कि गैर मुस्लिम मुल्कों में मजबूरी के बगैर रहना हराम करार दिया गया था। फिर अंग्रेजी सीखना उसे सूअर का गोश्त यानी पोर्क खाने के मुतरादिफ या बराबर करार दिया गया था। फिर नंबर 10 पे आपने लिखा था कि गैर मुस्लिम रियासत की नौकरी हराम, ये भी कहा गया मुफ्तियान कराम की तरफ से। अब ये फतवा आया है, तो इसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का क्या मौक़िफ़ है, जबकि हमारे जो क्रिप्टो किंग हैं वकार ज़का, उनका ये कहना है, जो आजकल दुबई में रहते हैं, और सुना ये है कि ही हैज मेड अ लॉट ऑफ मनी थ्रू क्रिप्टो ट्रेडिंग। जी, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ही इज अ बिलियनियर, मिलियनियर नहीं, अगर वो बिलियनियर नहीं भी हैं तो कम से कम मल्टी मिलियनियर जरूर हैं, और वो भी डॉलर टर्म्स में। तो उन्होंने ये कहा है कि इसमें कोई हराम वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल हलाल है, और उन्होंने कहा कि इस किस्म के फतवे पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया में पीछे धकेल रहे हैं। फिर बिलाल बिन साकिब, वो चेयरमैन हैं वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के, उन्होंने एक बयान दिया है कि मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से तफसीली मुशावरत की है, और उनको मैंने बताया कि ब्लॉकचेन और टोकनाइज्ड एसेट्स जो हैं ये बहुत बड़े बड़े फील्ड्स हैं, वास्ट फील्ड्स हैं, और इन पे टेक्निकल तरीके से गौर करने की ज़रूरत है। तो आप कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को? जी, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। तकी उस्मानी साहब जो हैं वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में इस्लामी फ़िक़्ह और कानून के हवाले से बहुत वेल नोन है, और उनका एक बड़ा नाम है। उनकी तरफ से ये जो फतवा आया है, ये बड़ा ही मुस्लिम हलकों में बड़े इसको हैरत से देखा गया है, और आम तौर पर रवायती जो फिक्र है उसको आप छोड़ दें तो आम तौर पर इसके बारे में यही ख्याल किया गया है। ये दोस्तों लगता ये था कि ये जो न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म हैं क्रिस्टोफर लक्सन, ये तो ऐसे लगता है कि बीजेपी का हिस्सा है। वो कैसे ये बीजेपी का हिस्सा लगते हैं कि जिस तरह ये तकरीर कर रहे थे और जिस तरह वो बातें कर रहे थे, मुझे तो ऐसे लगा कि ये शख्स जो है वो मतलब ही इज़ पार्ट, वो शायद नरेंद्र मोदी को इतना खुश कर रहे हैं, इतना खुश कर रहा था, और ऐसे जैसे पता नहीं उसने आगे से बीजेपी की टिकट लेनी है। मतलब मेरे लिए थोड़ी सी ये बड़ी एस्टॉनिशिंग चीज़ थी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चले गए। ये ज़रा देखिएगा कि एक तो चलो वो गैसोरा की तारीफ़ें कर रहे हैं कि तुम ये कर रहे, तुम वो कर रहे हो, ज़रा सुनिएगा, और फिर एयरपोर्ट छोड़ने गए, एयरपोर्ट लेने आए, ये ज़रा देखें। Like not in numbers but in everyday New Zealand life, because whoever you are in this country, whoever you are, this community is already part of your story, whether you have noticed it or not, because it's the nurse who holds your mum's hand on the night shift when you can't be there yourself. It's the doctor in the emergency department at 3 in the morning, and it's the GP who finally gets your kids seen. It's the dairy owner who knows your name and your order and keeps the lights on at the end of the street. It's the family who took a punt on a small business, took a risk, and now pays the wages of your neighbours. It's your local accountant who's helping you do your finances and, importantly, your tax returns. It's the engineer who designs the roads that you drive on. It's the IT specialist who keeps your bank and your hospital running. And it's the teacher who stands in front of your children every single morning. What that really looks like, not in numbers, but in everyday New Zealand life. Because whoever you are in this country, whoever you are, this community is already part of your story, whether you have noticed it or not. बेसिकली वो न्यूजीलैंड के लोगों को कह रहा है कि ये जो इंडियन कम्युनिटी है ना, ये पार्ट ऑफ आपकी स्टोरी है। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि मतलब वो कह रहा है कि भाई
3 बजे अगर कोई डॉक्टर है वो तो वो इंडियन है, इंजीनियर है तो वो इंडियन है, आईटी प्रोफेशनल है तो वो इंडियन है, और इंडियन की कम्युनिटी जो है वो बड़ी है, इम्पोर्टेंट है, एंड आप बहुत बड़ी एग्जाम्पल हो दिस एंड दैट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यू नो दैट्स इम्पोर्टेंट। और मैं देख रहा था कि जिस अंदाज से ख़ास तौर पे वो एयरपोर्ट पे जब छोड़ने आए उनको, तो नॉर्मली दिस इज़ नॉट हाउ द वेस्टर्न कंट्रीज डू। न्यूजीलैंड एक वेस्टर्न मुल्क ही हम उसको समझते हैं, ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्री है, तो वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मैंने पाकिस्तान में तो होते देखा होगा, इंडिया में तो होते हुए देखा होगा कि जनाब ये जो जिसे वो कहते हैं ना एक डेवलपिंग नेशन तो ये करती है, लेकिन इस तरह एक डेवलप्ड नेशन का जो वज़ीर आज़म है वो इस तरह शायद ना करता हो। ऊपर से क्योंकि ये तो देखें, ये तो दे आर गिविंग जॉब्स, वो तो जॉब्स दे रहे हैं। ये देखिएगा ज़रा सिनेरियो, ये बेसिकली व्हेन ही इज मीटिंग विद द पीपल, और ये उनको गुड बाय कह रहे हैं। और उससे पहले जनाब उनको वो दे रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखो जनाब आप खुद एयरपोर्ट छोड़ने आए, वो रात को ही आया, रात को ही निकल के, मेरे ख्याल एक दिन मोदी रहा है वहाँ पे। सो द पॉइंट इज़, और नमस्ते और ये चीज़ें करना, और बहुत ज़्यादा ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इन्होंने बीजेपी की टिकट लेनी है, ट्रस्ट मी, मुझे तो ऐसे लग रहा है। लेकिन ये जो सारी तस्वीरें उसने नहीं दिखाई, कुछ दिखाई और ये कहा कि ये तुम्हारे लिए है। द रीज़न बिहाइंड इज मे बी कि वो उन्होंने किसी ने बताया होगा कि ये करने से यू कैन विन नरेंद्र मोदी। अच्छा, दोनों की जो टू वे ट्रेड है वो तकरीबन 4 अरब डॉलर के तकरीबन, जिसे आप कह लें कि 2.5 अरब डॉलर के करीब है, ठीक है। और तो इतनी कोई बड़ी ट्रेड नहीं है, पहली बात। है जो मर्चेंडाइज ट्रेड है वो 1.3 बिलियन डॉलर है, और पहुंचाकर हमें नफसियाती दबाव में ले आएंगे, लेकिन उन्होंने हमारी तैयारी और जज्बे का अंदाजा नहीं लगाया था। हमारी फोर्सेस ने इस कठिन घड़ी में फिजाई निगरानी, मुसल्लह हेलीकॉप्टर्स और जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी का इंतहाई मौसर और मरबूत इस्तेमाल किया। इन जदीद अस्करी ज़राए की मदद से दुश्वार गुजार पहाड़ी गारों में छुपे फितना अल ख्वारिज और भारतीय सरपरस्ती फितना अल हिंदुस्तान BLA के इन दहशतगर्दों का घेरा इस तरह तंग किया गया कि वो बिलों से निकलने वाले चूहों की तरह कुचल दिए गए। इस दौरान हमने सरहद पार अफगानिस्तान में बैठे हुए उनके तमाम सहूलतकारों और शरपसंद सरपरस्त अफगान तालिबान रजीम को भी इंतहाई सख्त, वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया है कि वो अच्छी तरह सुन लें कि अगर पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने, मासूम शहरियों का खून बहाने और इस धरती के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने वालों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत की घाट उतरना है।